हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कैलकुलेशंस के बारे में। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी 5 इन्फ्यूज़न्स का नाम बताओ। तो अगर तो आप फ्रेशर हो तो मे बी आपको ना पता हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप बता सकते हो। लेकिन अगर वही आपको साथ में डोज का भी पूछ ले, मान लो आपने 5 ऐसे बता भी दिए, आपको डोज का पूछ लेते हैं कि चलो इनकी डोज बताओ, तो तब आप स्टक हो जाते हो ना। तो इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ऑलरेडी बोला हुआ था कि डोज कैलकुलेशन के ऊपर भी वीडियो बनाओ। मे भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी नर्सिंग के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। सबसे जो पहला हमारा इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन कॉर्डरोन। तो कॉर्डरोन इंजेक्शन, जो कि आपको पता है जब भी पेशेंट हमारे पास आता है एएफ करके, जिनको आर्टेरियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, तो जिसको भी एएफ होता है उनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसे करो, इसको बोलस दो और उसके बाद इन्फ्यूजन शुरू कर दो। अगर आपको पता है कि ये इसकी जो नॉर्मल डोज है वो क्या होती है, तो आपको पूछने की किसी को ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको नॉर्मल डोज नहीं पता है तो थोड़ी सी भी इसकी डोज आगे पीछे हो जाए तो ये सही नहीं होता है ना। तो इंजेक्शन कॉर्डरोन की डोज जो है वो बहुत ही ध्यान से देनी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो नॉर्मल डोज है कैसे और कैसे देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो कॉर्डरोन इंजेक्शन होता है, ठीक है, ये जो आता है हमारे पास 150 mg का, ठीक है। और ये जो एक एम्प्यूल होता है वो होता है 3 ml का। तो इसका जो 1 ml होता है वो होता है 50 mg का, ठीक है। 3 ml का इंजेक्शन है और 50 mg 1 ml में है, मतलब टोटल 150 का। तो अभी जैसे ही आपके पास कोई ईएफ वाला पेशेंट आता है तो सबसे पहले डॉक्टर आपको बोलेंगे कि इसको ना बोलस दे दो। तो बोलस जो है वो हम 150 का भी देते हैं और 300 का भी देते हैं, ठीक है। 300 mg का तो ये हम देते हैं 100 ml में डाल के, ठीक है। तो ये आपको ईजेवी ही देना होता है। कभी भी ये जो कॉर्डरोन इंजेक्शन है ये हम पेरिफेरल नहीं देते, तो ये आप देते हो ईजेवी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, क्योंकि यहाँ पे दोगे तो पूरा पेरिफेरल वेन जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम देते हैं। उसके बाद अगर इसके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ये इंजेक्शन जैसे ही ख़त्म होता है, मतलब आपका जैसे ही बोलस ख़त्म होता है, इसके बाद आप इनका इन्फ्यूज़न शुरू कर दो। तो इन्फ्यूज़न की जो डोज़ है वो क्या होती है, जो नॉर्मल डोज इन्फ्यूज़न की होती है वो होती है 900 mg, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 900 mg जो इंजेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एम्प्यूल होता है वो होता है 150 का। तो 900 mg अगर हमने लेना है तो हम लेंगे 6 एम्प्यूल, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपके पास आती है 50 cc की सिरिंज, जो कि 60 ml की सिरिंज होती है। तो अभी आप क्या करोगे, आपके पास 60 ml की सिरिंज है प्लस आपके पास 6 एम्प्यूल है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, 900 का बनाने के लिए 6 एम्प्यूल, मतलब 3 ml का 1 एम्प्यूल है, तो 6 एम्प्यूल आपके पास हो गए। तो इसका मतलब है 6/3 इज इक्वल टू 80। तो 80 जो ml है आपके पास हो गया कॉर्डरोन, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, 48 ml आपको लेना है D5, ठीक है। ये हमेशा जो इंजेक्शन कॉर्डरोन है ये आपको D5 में बनाना होता है। तो 48 ml आपको लेना है D5 प्लस आपको लेना है 18 ml आपका कॉर्डरोन, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 60 ml, ठीक है। तो अभी 60 ml में आपकी पूरी जो सिरिंज है वो पूरी फिल हो जाती है इसमें। तो 900 डिवाइडेड बाई 60, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 15। तो मतलब कि 15 mg आएगा 1 ml में। अभी अगर आप 1 ml इसका टोटल जब 60 का बना के 1 ml देते हो तो 1 ml पेशेंट को जाता है, तो उसमें आएगा 15 mg। तो अभी जो इसकी नॉर्मल स्टैंडर्ड डोज होती है वो होती है 60 mg फॉर 6 आवर्स। तो आपको 60 mg फॉर 6 आवर्स देना है। तो उसके बाद आपको फॉलोड बाय 30 mg कर देना है फॉर अनदर 18 आवर्स, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सीधा पहले आपको चलाना है 4 ml पर आवर पे, ठीक है। ये आपको चलाना है 6 आवर्स के लिए। उसके बाद आपको चलाना है 2 ml पर आवर्स के लिए, ये आपको देना है अनदर 18 आवर्स के लिए। तो इसमें कितना हो जाएगा, 60 mg, इसमें हो जाएगा 30 mg, ठीक है।
तो यही जो होती है इसकी नॉर्मल डोज होती है, तो इसी डोज पे ही आपको क्वाड्रोन देना होता है। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा वैसोप्रेसिन। तो इंजेक्शन वैसोप्रेसिन का आपको पता है कि जब भी कोई पेशेंट है जिसका बीपी ज़्यादा ड्रॉप करता है, तो उस टाइम पे आप पहले पेशेंट को नॉरेट देते हो, फिर पेशेंट को आप डोपामिन देते हो। अगर उसके साथ नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप वैसोप्रेसिन स्टार्ट कर देते हो। तो वैसोप्रेसिन के जो डोज है वो हम नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वही जो 50 ml की सिरिंज का मैंने आपको पहले बताया था, उसी में ये भी हम बनाते हैं। और जो एक एम्प्यूल हमारे पास आता है ये आता है 40 यूनिट का, ठीक है। इसकी जो यूनिट्स में कैलकुलेशन होती है। कभी भी आपको किसी भी पेशेंट को अगर वैसोप्रेसिन चल रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी हाईएस्ट डोज होती है वो 2 यूनिट तक होती है। तो 2 यूनिट तक हम पेशेंट को दे सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग में आप 1 या 2 पे स्टार्ट करते हो तो 2 पे ही चलने देते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा आप नहीं देते हो। तो एक जो इंजेक्शन होता है उसमें 1 ml होता है, ठीक है। 1 ml जो इंजेक्शन है वो 1 ml का होता है। तो जो NS आपको लेनी होती है, NS आप पहले NS लोगे 39 ml, और प्लस उसमें आप 1 ml का जो आपका इंजेक्शन है वो आप लोड कर देते हो। तो टोटल जो सोल्यूशन हो गया 40 ml का बन गया, है ना। तो अब जो आपका वैसोप्रेसिन आपने इसमें 1 एम्प्यूल डाला है तो वो सीधा सीधा है कि अगर आप 1 ml पेशेंट को देते हो तो मतलब 1 यूनिट पेशेंट को जाएगा। तो इसकी जो मैंने आपको नॉर्मल डोज बता दिया कि आप स्टार्टिंग में 2 यूनिट से ही स्टार्ट कर देते हो सीधा, क्योंकि 2 से ज़्यादा हम डोज पेशेंट को नहीं देते। तो इसकी तो यही कैलकुलेशन है, मतलब जब भी आप स्टार्ट करते हो तो ऐसे ही बनाते हो। 1 एम्प्यूल डालोगे 39 ml जो है आपका NS होगा और 1 ml आपका वैसोप्रेसिन होगा। तो टोटल आपका 40 हो गया। तो 1 ml दोगे तो 40 यूनिट, 1 ml दोगे तो 1 यूनिट पेशेंट को जाएगा। तो उसके बाद आता है हमारा नॉर एड्रेनालिन, जिसको आप नॉरेट भी बोलते हो, नॉरेपी भी बोलते हो। तो ये जो इंजेक्शन है इसकी ये भी हम हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन में देते हैं। अगर नॉर्मल हाइपोटेंशन पेशेंट को होता है तो आप फ्लूइड पेशेंट को दे सकते हो, एक्सेप्ट पेशेंट CKD नहीं होना चाहिए और LVF में नहीं होना चाहिए, या जिसकी मतलब EF बहुत कम हो उसको नहीं देना है। अदरवाइज़ आप सब पेशेंट में दे सकते हो अगर पेशेंट को सीवियर हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। तो नॉरेट जो इंजेक्शन होता है ये आपको पता चल गया कि हाइपोटेंशन में देते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम डोज की बात करें तो इसकी जो डोज होती है वो 2 तरीके से हम बनाते हैं। जैसे ICU की अगर आप बात करें, मतलब यहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ही सीवियरली पेशेंट को हाइपोटेंशन हुआ है, तो आप सीधा सीधा, डॉक्टर मैंने बहुत बार देखा है कि सीधा सीधा बोलते हैं कि 5 एम्प्यूल का बना दो, है ना। तो लेकिन जो इसकी नॉर्मल डोज है वो 5 एम्प्यूल से हम नहीं स्टार्ट करते हैं, इसको हम 2 तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है वो है सिंगल स्ट्रेंथ। तो इसका नॉर्मली हम कैसे शुरू करते हैं, जो पहला होता है वो उसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रेंथ, ठीक है। और एक होता है डबल स्ट्रेंथ। अगर हम 1 एम्प्यूल की बात करें तो जो 1 एम्प्यूल इसका आता है वो हमारे पास आता है 2 ml का, ठीक है। तो एक जो ml है उसमें होता है 2 mg, तो मतलब 2 ml है तो ये हो गया 4 mg। अभी अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि पेशेंट को सिंगल स्ट्रेंथ पे पेशेंट को सिंगल स्ट्रेंथ नॉरेट चलाओ और चलाओ इतने ml पर आवर पे, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको लेने हैं 2 एम्प्यूल। 2 एम्प्यूल मतलब कि सीधा 8 mg। एक जो एम्प्यूल होता है उसमें होता है टोटल 4 mg। तो 2 आपने अगर ले लिए तो सीधा सीधा आपके पास हो गया 8 mg। अभी आप क्या करोगे, 46 ml जो है D5 लोगे। जो नॉरेट है, ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है कि नॉरेट को हमेशा हम D5 में बनाते हैं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप इसको NS में चलाते हो। कई बार होता है कि डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, शुगर आप उनकी बहुत हाई आ रही है, उन सिनेरियो में हम कई बार इसको अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ हम हमेशा इसको D5 में ही बनाते हैं, ठीक है। तो 45 आपको 46 आपको DNS लेना है, सॉरी D5 लेना है, प्लस आपको 4 ml जो है इंजेक्शन नॉरेट लेना है अगर सिंगल स्ट्रेंथ बना रहे हो। तो टोटल 50 ml हो जाएगा, ठीक है। तो अभी डॉक्टर जितने पे भी आपको बोलते हैं उसी हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। तो उसके बाद अगर हम डबल स्ट्रेंथ वाले की बात करें तो इसका भी नॉरेट तो सेम ही होता है, लेकिन इसमें आप क्या करते हो, 4 एम्प्यूल डालते हो, ठीक है। कई बार होता है कि आपका मान लो पेशेंट है और आपने सिंगल स्ट्रेंथ चला दी उसको,
लेकिन उसका बीपी कंट्रोल मतलब नॉर्मल नहीं हो रहा है और बीपी उनका अभी भी लो चल रहा है, आपने कम से कम 10 तक ले जाते हो ना, या 15 तक ले जाते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, फिर डॉक्टर आपको बोलता है कि ऐसे करो, डबल स्ट्रेंथ का बना के लगाओ। तो उसमें आपका सीधा, जैसे आपने मान लो 10 पे चलाया, तो आप अगर 5 पे चलाते हो तो उतनी कैपेसिटी से वो बीपी बढ़ाएगा, तो फिर वो जल्दी बीपी बढ़ाता है। तो उसके लिए आप 4 एम्प्यूल लोगे तो 4 के लिए सीधा आपका हो जाएगा ये 16 mg, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे इसमें आपने 46 ml D5 लिया था, इसमें आपने 42 D5 लेना है, 42 ml D5 लेना है, प्लस आपने 8 ml जो है वो लेना है नॉरेड, ठीक है। तो अभी आपका फिर 50 ml का ही बन गया, तो ये आपका हो गया डबल स्ट्रेंथ का। सिंगल स्ट्रेंथ का बना रहे हो तो उसमें आप लेते हो 8 mg, डबल का आप बना रहे हो उसमें आप लेते हो 16 mg, मतलब 2 एम्प्यूल और 4 एम्प्यूल, ठीक है। ऐसे हम नॉर्मल डोज इसकी बनाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है इंजेक्शन KCL, ठीक है। KCL आप देते हो पेशेंट को सीवियर हाइपोकैलीमिया में, ठीक है। इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो जैसे इसकी नॉर्मल जो वैल्यू है 3.5 टू 5.2 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो मतलब ये नहीं है कि आपकी 5.2 तक ही रखना है और 3.5 तक ही रखना है, मतलब इसका जो नॉर्मल 4 to 5 के बीच में रहना चाहिए, 4 to 4.8 के बीच में रहना चाहिए। तो अगर 3.5 तक जा रहा है मतलब कि जो पोटेशियम बॉडी से निकल रहा है, तो ये भी बॉर्डर लाइन है, ये भी बॉर्डर लाइन है, इसके बीच में रहना चाहिए, है ना। तो अगर इससे नीचे आ जाता है, मान लो 3.2 पे आ गया, 3.3 पे आ गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, मतलब ये भी हमेशा याद रखना है सबसे पहले तो, या तो ये EJV से दे सकते हो या फिर ये CVL से दे सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों में ही देना है आपको, कभी भी इसको पेरिफेरल लाइन से नहीं देना है। बाई चांस आपको कैनुला के थ्रू ही देना पड़ जाए, मतलब पेरिफेरल के थ्रू ही देना है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी हम 50 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा पेशेंट को नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, 500 ml NS में डाल के दे सकते हो, तो उसके साथ होगा कि पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं होगी। अगर आपने ज़्यादा डाला है तो पेशेंट को फिर ज़्यादा पेन होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया EJV और CVL के थ्रू देना है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसकी जो डाइल्यूशन है वो कैसी है। तो जो 1 एम्प्यूल आता है हमारे पास वो आता है 10 ml का, ठीक है। तो अगर 1 ml की बात करें तो 1 ml में होता है 2 मिली इक्विवेलेंट KCL, ओके। तो अभी आप क्या करोगे, जैसे आपके पास 1 एम्प्यूल आया है, मतलब 1 एम्प्यूल आया है, तो वो होता है नॉर्मल 20 मिली इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो अभी आपको डॉक्टर ने मान लो बोला है कि 40 बना दो या 60 का दे दो, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, जो आपके पास सिरिंज होती है बड़ी वाली 50 ml वाली, तो उसमें आप क्या करते हो 30 ml जो है वो लेते हो NS, प्लस आप 2 एम्प्यूल लेते हो, 2 एम्प्यूल KCL के लेते हो, मतलब ये नॉर्मल हो जाता है वही 20 ml, तो टोटल आपका बन गया 50 ml। तो अभी इसको जब हम देते हैं, अगर मान लो पेशेंट को आपने EJV लगा रखा है, तो EJV के थ्रू आप नॉर्मली 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ख़त्म करते हैं, मतलब 4 से पहले नहीं, 4 घंटे में ख़त्म करते हो। तो 50 ml है तो नॉर्मली आप इसको 12.5 ml पर आवर पे चला सकते हो, तो ये नॉर्मल चलेगा 4 आवर्स तक, ठीक है। 4 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। तो पेशेंट को एक्सटर्नल जुगुलर में है तो ज़्यादा पेन नहीं होगी। अगर CVL में लगा है तो आप इसकी स्पीड और भी बढ़ा सकते हो, 15 तक भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो वैसे ही पेशेंट को पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन इंसुलिन। आपने बहुत बार देखा होगा कि पेशेंट को इंजेक्शन इंसुलिन चलता है जब पेशेंट की 350 400 या अनकंट्रोल डायबिटीज़ जिसमें होती है, उस कंडीशन में आप इंसुलिन का इन्फ्यूजन चलाते हो शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो अब जो इंजेक्शन इंसुलिन है इसकी जो डोजेस की अगर बात करी जाए तो इसका भी सेम जैसे वैसोप्रेसिन का मैंने आपको बताया था वैसे ही होता है। तो इसका आपके पास जो इंसुलिन की सिरिंज आती है इंसुलिन देने के लिए, तो वो आती है आपके पास 40 यूनिट की, ठीक है। 40 यूनिट की सिरिंज होती है जो कि 1 ml की सिरिंज होती है। तो अभी आपको ह्यूमन रेगुलर जो इंसुलिन होता है वो लेना होता है, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन आप लेते हो तो वो आप लोगे 1 ml। 1 ml इज़ इक्वल टू 40 यूनिट, मतलब 40 यूनिट आप लेते हो उसमें से, सिरिंज में से। आप इसको NS में मिक्स करते हो जो कि आपने बना रखा होता है 39 ml का,
ठीक है। अभी 39 ml NS होगी आपकी, प्लस आपने 1 ml मतलब कि 40 यूनिट आपने इंसुलिन डाल दिया इसमें, ठीक है। इंसुलिन जिसको हम HIR बोल सकते हो, तो ये आप बना दोगे तो टोटल आपका 40 का बन गया, 40 ml बन गया। तो अभी अगर आप पेशेंट को 1 ml देते हो तो मतलब पेशेंट को जाएगा 1 यूनिट HIR, ओके। तो उसी हिसाब से आपको अभी बढ़ाते जाते हो आप। तो पेशेंट की शुगर जो है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी इंसुलिन चल रहा है हर 1 घंटे के बाद पेशेंट की जो शुगर है वो चेक करते ही रहना होता है। क्योंकि इंसुलिन जो रेगुलर वाली है जब आप देते हो तो ये अगर आप डायरेक्ट जब वेन में दे रहे हो तो इसके साथ है ना जो आपका RBS लेवल है वो बहुत ही जल्दी से डिक्रीज़ होता है। तो इसलिए 1-1 घंटे बाद चेक करते रहना है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया के साथ इतनी इमरजेंसी नहीं पड़ती जितनी हाइपो के साथ पड़ती है। तो इसलिए हमेशा RBS को आपको हर 1 घंटे बाद चेक करते रहना है। तो जैसे ही शुगर कम होती है उसी हिसाब से आपको इसको कम करते जाना है। तो दोस्तों अगर इसके स्केल की बात करें कि आपको कैसे कितने ml पर आवर पे चलाना है अगर शुगर का लेवल इतना हो, तो ये नीचे स्क्रीन के साथ मैंने आपको दिखा दिया है। क्योंकि अलग अलग हर किसी का अपना अपना होता है, हर ICU में अलग स्लाइडिंग स्केल वो चलाते हैं जब भी आप इंसुलिन IV दे रहे हो। तो आप ये सबके साथ एक बार गो थ्रू हो जाना। और नॉर्मल अगर आप एक स्लाइडिंग स्केल होता है जब आप पेशेंट को सबक्यूटेनियस देते हो, मतलब सबक्यूटेनियस HIR दे रहे हो, तो उसके लिए जो मेन आपको कैसे करते हैं 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। तो इसमें जो होता है हम 2 to 3 यूनिट देते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसमें 3 to 5 यूनिट देते हैं नॉर्मली। इसमें 5 to 7 यूनिट देते हैं नॉर्मली। और इसमें 7 to 10 यूनिट देते हैं। तो ये हर डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग होता है। वैसे ये आप या मैं डिसाइड नहीं करता कि हम कितने पेशेंट को यूनिट देना है, क्योंकि या तो आप अगर किसी पेशेंट की शुगर बढ़ रही है तो इसमें आप क्या करते हो, एंडोक्रिनोलॉजी वाले जो होते हैं उनकी रेफरेंस करवाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि कितना देना है। तो हर किसी के डॉक्टर के हिसाब से होता है। तो कई बार तो मैंने देखा है कि किसी पेशेंट की अगर 350 आ जाए, जो कि बहुत ही जिसकी शुगर लेवल हाई रहता है, जिसका मतलब एक टेस्ट होता है जो हम कराते हैं HbA1c। तो ये जो HbA1c टेस्ट है, अगर वो उसकी रेंज मैंने देखा किसी पेशेंट की अगर 10 से ज़्यादा है तो 350 पे भी कई बार आपको डॉक्टर बोल देते हैं कि इनको आप 14 यूनिट दे दो। और उसके बाद 3 घंटे के बाद आप दोबारा से RBS रीचेक करो, है ना। तो ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी वो बोलते हैं आप उसी हिसाब से देना है। तो लेकिन ये स्लाइडिंग स्केल नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने ICU में। तो आप बाकी अपने डॉक्टर के हिसाब से चला सकते हो। तो इन्फ्यूजन के बारे में भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे करना है। तो और भी काफ़ी सारे इन्फ्यूजन है, जैसे डोपामीन हो गया, डोबोटामीन हो गया, ADR हो गया, एड्रीनलिन वाला हो गया, और NTG नाइट्रोग्लिसरीन जिसको हम बोलते हैं वो हो गया, और एट्राक्यूरिम हो गया, फेंटानिल हो गया। तो बहुत सारे इन्फ्यूजन है डोपामीन वगैरह। तो वो जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यही मैंने 4 इंजेक्शन बताए। इसके साथ ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।